नमस्कार, जय श्री राम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, तो मैंने भी सोचा कि अभी 1-2 दिन का ब्रेक ले लिया जाए, क्योंकि अभी क्या है, सारे लोगों के माइंड में राम मंदिर को लेकर के ही बातें चल रही हैं और डिस्कशंस हो रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। और राम मंदिर को लेकर के क्योंकि ऑलरेडी इतनी बातें हो रही हैं, तो उसमें अलग से मैं कोई बात करूं, उसका कोई खास सेंस बनता नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि ब्रेक ले लेते हैं और जियोपॉलिटिक्स पे कुछ दिनों के बाद आते हैं। तो अब जियोपॉलिटिक्स की तरफ लौटने का समय आ गया है, क्योंकि 26 जनवरी से भारत में काफ़ी हलचलें शुरू हो जाएंगी और भारत की एक मैसेजिंग शुरू होगी। इस बार 26 जनवरी में हमारे गेस्ट हैं एमानुएल मैक्रों, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। और वो यहाँ पे चीफ गेस्ट होकर के आएंगे। फ्रांस के साथ हमारे रिलेशंस शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट हालांकि फ्रांस एक कॉलोनियल पावर था जैसे कि ब्रिटेन था, फ्रांस की भी काफ़ी कॉलोनीज थी और भारत के अंदर भी फ्रांस ने बहुत कोशिशें की कि भारत के कुछ एरियाज पे वो कब्जा कर सके, जैसे कि ब्रिटेन ने किया हुआ था, पोर्चुगीज ने किया हुआ था। लेकिन क्योंकि फ्रेंच थोड़ा शायद लेट आए, उनकी कहीं पे डायरेक्ट एंट्री हुई नहीं, तो ऐसे में उन्होंने रोल थोड़ा सा अपना ये बदला कि व्यापार तो करना ही था। तो वो किंगडम्स जो ब्रिटिश रूल के या पोर्चुगीज रूल के अधीन नहीं थे, उन किंगडम्स के अंदर या बहुत से दूसरे किंगडम्स जो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट थे, वहाँ पे फ्रेंच जो मिलिट्री है और जो उनके वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने ब्रिटिश टाइम में भी एक संपर्क बना के रखा, हथियार बेचते रहे और सेना की ट्रेनिंग और इस टाइप की चीज़ें करते रहे अलग अलग किंगडम्स के लिए। तो ये एक रोल उनका था। शिवाजी महाराज के टाइम पे भी उन्होंने शिवाजी को भी काफ़ी वेपन्स वगैरह बेचे थे और अलग अलग राजाओं को बेचे थे। और इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा रहा कि भारत के ब्रिटेन के साथ उतने रिलायबल संबंध नहीं रहे जितने कि फ्रांस के साथ रहे, और इसलिए फ्रांस से हमने वेपन खरीदना जारी रखा इंडिपेंडेंस के बाद भी। और इजराइल की तरह फ्रांस भी कई बार हमको क्रिटिकल समय पे उन्होंने वेपन्स दिए। एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो मिराज हमारे पास थे काफ़ी पहले, वो भी बहुत एडवांस प्लेन्स थे उस समय के, और हम लोगों को चाहिए थे, तो मिराज उन्होंने हमको अवेलेबल कराए थे। और आज भी हम मिराज 2000 को यूज़ कर रहे हैं, हालांकि उनको रिटायर कर देना चाहिए, बट वेरी गुड एंड वेरी पोटेंट प्लेन, और बॉम्बर्स की तरह हम लोग उसको यूज़ करते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए। इवन बालाकोट स्ट्राइक में भी मिराज ही भेजे गए थे अंदर बॉम्ब गिराने के लिए, क्योंकि उनकी बॉम्ब कैरी करने की और ड्रॉप करने की जो प्रिसिशन की कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। तो और अब रफाल का एक सौदा हुआ है, और अभी जो हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है उसके लिए भी 26 रफाल लगभग फाइनल हो गए हैं। मकरों आएंगे तो शायद उनकी डील फाइनल हो जाएगी, मतलब डिक्लेयर कर दी जाएगी, साइन हो जाएगी। प्रिंसिपली एग्रीमेंट हो चुके हैं। फ्रांस के साथ एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप है भारत की, और इसलिए हमें उनको ऑर्डर प्लेस करने के लिए कोई बहुत लंबा टेंडर वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, सीधा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। भारत की सरकार सीधे फ्रांस की सरकार के साथ डील करती है, और फ्रांस की सरकार फिर आगे जो डसॉल्ट एविएशन है, रफाल जो बनाती है, उसको वो ऑर्डर प्लेस करती है। तो इसमें कमीशन और घूस का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट से भारत की गवर्नमेंट कमीशन तो ले नहीं सकती है, तो वैसा कुछ होता नहीं है। और ये एक प्रोसेस फ्रांस की गवर्नमेंट भारत के साथ करती है। ऐसे में अगर आप देखें तो मकरों का एक दिन से ज़्यादा का विजिट है, और उनको शायद जयपुर ले जाने का प्लान है मोदी जी का, और जयपुर में शायद रामबाग पैलेस में उनको रुकवाना है। और उसके अलावा ये सब भारत कर क्यों रहा है, आपको ये सोचने के लिए थोड़ा सा मैं वो दे रहा हूँ।
तो देखिए, भारत अब अपनी छवि बदल रहा है। भारत अब दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि ये वो गरीब और मतलब पिछड़ा हुआ देश नहीं है। भारत की एक संस्कृति है, एक कल्चर है, एक विरासत है और हम कितने पैसे वाले और वैभव संपन्न हैं, इतिहास से, पहले से। उसका एक डेमोंस्ट्रेशन देने के लिए इससे अच्छा क्या होगा कि दुनिया का जो वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल माना जाता है, रामबाग पैलेस, उसमें जो कि एक महल था पहले वहाँ के जयपुर के राज परिवार का, और आज की डेट में उसको होटल में कन्वर्ट किया गया है और फाइनेस्ट और मोस्ट लग्जूरियस होटल माना जाता है। तो शायद मैक्रोन साहब की उसमें स्टे कराने की प्लानिंग है कि वहाँ पे उनको रुकवाया जाएगा ताकि वो देख सकें कि रॉयल्टी क्या होती है, क्योंकि फ्रांस और यूरोप के जो देश हैं उनको अपने रॉयल परिवारों पे और रॉयल्टीज पे बड़ा गुमान रहता है। तो उनको ये दिखाना कि भाई साहब देख लीजिए, अगर आप रॉयल्टीज की बात करते हैं तो भारत भी इन चीजों में आपसे कहीं कम नहीं है। शायद हम बड़े ही निकलेंगे, ज्यादा ही निकलेंगे, हमारे यहाँ के महल और पैलेसेस और फोर्ट्स जो हैं वो आपसे काफी बड़े होंगे। तो ये सारी चीजें उनको एक दिखाना और उनके माध्यम से पूरे फ्रांस और यूरोप को एक मैसेज भेजने का एक वो है। दूसरा, मोदी जी के साथ में उनका एक रोड शो, इसके पहले आपने देखा होगा कि मोहम्मद बिन जायद आए थे, तो उनके साथ भी एक मोदी जी का रोड शो हुआ था। इन रोड शोज के माध्यम से एक मैसेज दूसरा देने की बात होती है कि जो लीडर भारत पे रूल कर रहा है उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, ये आप देख लीजिए। ऐसे में क्या होता है कि ये जो कंट्रीज हैं दुनिया भर की, आज मैक्रोन साहब की अगर विजिट हो रही है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैक्रोन साहब ही या फ्रांस वाले ही उनकी विजिट को देखेंगे। इसको पूरी दुनिया ऑब्जर्व करती है और वहां पे उनको कैसा रिसेप्शन दिया गया है और क्या मैसेजिंग हुई है, इसका इंटरप्रिटेशन सारी दुनिया में डिप्लोमेटिक चैनल्स में हर जगह होता है। तो ये एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि मोदी इज अ वेरी पॉपुलर लीडर और मोदी के पीछे भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन और जनता खड़ी हुई है। इसलिए ये अलग अलग जो वर्ल्ड लीडर्स आते हैं इनके साथ अलग अलग शहरों में मोदी जी के रोड शोज वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि लोगों को ये मैसेज मिल सके दुनिया के कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट या किसी एक सिटी तक सीमित है। वो जिस जगह जिस शहर में जाते हैं अक्रॉस इंडिया उनकी वैसी ही पॉपुलैरिटी है और इसलिए उनकी ताकत वैसी की वैसी है। तो ये एक मैसेज इस समय कन्वे किया जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इस समय लीडरशिप क्राइसिस है। वहां पे जो पॉलिटिशियंस सत्ता में हैं भी या विपक्ष में हैं भी, उनकी उस लेवल की पॉपुलैरिटी या लाइकिंग उनकी खुद की पब्लिक के बीच में नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी को भारत में है। तो ये भी एक मैसेजिंग होती है और इसका भी एक बहुत तगड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपकी डिप्लोमेसी के थ्रू दुनिया की डिप्लोमैट्स पे और पॉलिटिशियंस पे पड़ता है। वो कल जब नरेंद्र मोदी से बात करते हैं तो उनको पता है कि ये आदमी कितना पॉपुलर है अपने देश के अंदर, इसको कितनी पब्लिक सपोर्ट हासिल है, जितनी शायद मुझे भी हासिल नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो जब आपके सामने आते हैं तो थोड़ा सा डाउन रहता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है और अगर आपके पास ये ताकत है तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। इसका आपको डिप्लोमेटिक बेनिफिट मिलता है। तो ये भी एक रीज़न है कि नरेंद्र मोदी जी को मैक्रोन जी को लेकर के वो जयपुर में एक रोड शो करेंगे और पूरा डेवलपमेंट, ग्रोथ, सिटीज़ सब कुछ दिखाएंगे। और साथ के साथ नरेंद्र मोदी जी की ये भी स्ट्रैटेजी रहती है कि वो 4 मेट्रोज जो हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इनको छोड़ के दूसरे शहरों को लाइमलाइट में लाएं। तो इस कड़ी में वो कभी गुजरात के अहमदाबाद चले जाते हैं, तो कभी किसी को लेकर के वो जयपुर चले जाते हैं, कभी वो जिनपिंग को लेकर के साउथ इंडिया में चेन्नई और दूसरे उसके आसपास के जो शहर हैं वहाँ पे लेकर जाते हैं घुमाने के लिए, छोटे छोटे टाउन्स में।
तो इससे क्या होता है कि टूरिज्म का प्रमोशन होता है, दुनिया को भारत के साइज का अंदाजा लगता है कि भारत है कितना बड़ा। जब वहाँ के लोग, आम लोग जैसे देखेंगे कि अच्छा ये जयपुर गए हैं, राजस्थान, ओके, राजस्थान में इतना कुछ है घूमने का। हालांकि राजस्थान ऑलरेडी काफ़ी फेमस है अ, अपने टूरिज्म के लिए, लेकिन उसमें भी अब एक जो टूरिस्ट का वो जो तबका है जो लग्जरी टूरिज्म की बात करता है, जो हाई बजट टूरिज्म होता है, उसके लिए मोदी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्या था कि भारत को एक सस्ती डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाता था कि कम बजट में किसी को अगर ट्रैवल करना है, जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं यूरोप के, वेस्ट के, तो वो आकर के भारत में ट्रैवल कर लेते थे बड़े आराम से। और पब्लिसिटी भी उसी टाइप की होती थी कि यार ये $100 दिन भर में आप खाने पे नहीं खर्च कर सकते, उससे बहुत कम में आप खा पी करके आ जाएंगे, इंडिया इतना सस्ता है, यहाँ पे कपड़े बहुत सस्ते हैं, यहाँ पे होटल्स बहुत सस्ते हैं, क्योंकि डॉलर से आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको बहुत सस्ता लगता है। जैसे कि अब आप मान लीजिए कि कोई ₹5,000 का रूम है किसी होटल में पर डे का, तो उसको आप डॉलर से कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, वो $60-70 का रूम हो जाएगा। तो उस तरीके से उनको दिखाया जाता था। लेकिन भारत में 50,000 और 40,000 रुपए के रूम वाले होटल्स भी हैं, 7 स्टार और इस टाइप के। तो एक उस लेवल का जो टूरिज्म होता है, जो हाई लेवल, हाई स्पेंडिंग टूरिस्ट्स होते हैं, हाई वैल्यू टूरिज्म होता है, अब भारत उसकी तरफ बढ़ाने की बात कर रहा है। तो इसलिए भी मैक्रों को लेकर के ये वाली विजिट प्लान की गई है। तो ये तो रही इमीडिएटली जो कल से होने वाला है उसकी बात। अब हम लोग आ जाते हैं पाकिस्तान, अपना फेवरेट, है ना, गधों का देश, जहाँ से वो गधे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, नंबर 1 एक्सपोर्ट है उनका। तो पाकिस्तानियों में इस समय मतलब एक पागलपन अपने उफान पे है। और अभी उनके जो मुफ्ती साहब हैं, टेक्निकली वो आर्मी चीफ हैं, हा, हाफिज सईद, हाफिज हैं वो, कुरान रटी हुई है उन्होंने, और भाषण में वो अपने कुरान के कोटेशंस बोलते हैं, इसके लिए बड़े फेमस हैं। अब वो कितने काबिल जनरल हैं ये तो भगवान ही जानता है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा करके उधर केपीके में टीटीपी वाले मार रहे हैं, इधर ईरान वाले कूट के चले गए इनको, बलूचिस्तान में बलोची इनको पकड़ पकड़ के मारते रहते हैं। अभी कल परसों की खबर ये है कि मतलब अभी कंफर्म इन्होंने किया कुछ नहीं है, क्योंकि अब शर्मनाक इतनी स्थिति है पाकिस्तान आर्मी की कि वो क्या कंफर्म करेंगे। तो अभी ये खबर आई है कि ईरान की तरफ से, अब ईरान की मतलब आर्मी इन्वॉल्व थी या कि टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, जो भी है, कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए हैं और वो इनके 5 आर्मी ऑफिसर्स को किडनैप करके अपने साथ ईरान ले गए हैं। और पाकिस्तान को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सिट्टी पिट्टी गुम है, ये चुपचाप बैठे हैं, उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब ऐसे में आसिम मुनीर ने अभी बीच में कुछ युवाओं को बुला करके बात बात करने की कोशिश की कि मैं मोराल बढ़ाऊं युवाओं का, क्योंकि युवाओं की तो ऐसी तैसी हुई पड़ी है पाकिस्तान में, रोजगार रोजगार कुछ है नहीं। तो मुनीर साहब ने बात की। अब उस बातचीत में कुछ सवाल आए, जिसमें से एक सवाल भारत को लेकर के आया। तो मुनीर ने बोला कि भारत तो हमें तस्लीम ही नहीं करता। तो ये वापस पाकिस्तान आर्मी का वही पुराना चूरन है जो पाकिस्तान आर्मी ने अपने जाहिलों को, जो जनता है, उनको चटा रखा है कि भारत हमें तस्लीम नहीं करता, भारत हमें कभी देश के रूप में मान्यता नहीं देता, इसलिए भारत से हमारे संबंध नॉर्मल नहीं हो पाते। तो वो वाली गाना गा दिया, जबकि ऐसा भारत की तरफ से कुछ नहीं है। तुम्हारे दूतावास हमारे यहाँ है, हमारा राजदूत तुम्हारे यहाँ रहता है, सब कुछ है, आना जाना है, ट्रेड है, तुम्हारे यहाँ से पासपोर्ट पे वीसा लगता है, सब है, तो तस्लीम करते हैं तभी होता है ना।
अब उसके अलावा क्या करें हम लोग? तो लेकिन जाहिलों का देश है तो आर्मी उनको मूर्ख बनाए रहती है, तो इन्होंने बना दिया। अब उसके अलावा फिर बोला कि अफगानिस्तान, वी विल डैम अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान ने हम पे हमला किया। अभी परसों वीडियो आई थी, वो अफगानिस्तान वालों ने इनके 4-5 फौजी पकड़ लिए थे और उनको खूब धमकाया, डराया, गालियां दी हैं, सब कुछ किया है। और मतलब रुआंसे होकर के खड़े थे इनके फौजी वहां पे, अफगानिस्तान के अंदर बॉर्डर में उनके घुस गए थे ये। और तालिबान वाले पहुंच गए और पहुंच के उन्होंने घेर लिया और इनको खूब जलील किया, गाली दी है। तो भाई वो तो नहीं डर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आओ चलो लड़ते हैं। तुम लड़ने से मना कर रहे हो और उसके बाद तुम धमकी भी दे रहे हो कि वी विल डैम अफगानिस्तान। अरे वहां डैम क्या करोगे उनको? उनके यहाँ तो वो 40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता, तुम उनके ऊपर 10-20 बम गिराओ, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो इधर उधर छुप जाते हैं, फिर वापस निकल करके लड़ने आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे बम से तबाह होने लायक कुछ बचा ही नहीं। तो आप ऐसे लोगों के साथ क्या लड़ाई लड़ लोगे? और वो आपके घर में घुस करके आपको कूटते रहेंगे, क्योंकि उसकी उनको आदत है। वो बम बांध के फट जाएंगे आपके बाजार में आके। अफगानिस्तान में तालिबान को ये सब करना बहुत आसान है उनके लिए, तो ऐसे लोगों से आप लड़ ही नहीं सकते। ईरान जो है, ईरान आपको कूट के चला गया है। अब ईरान वाले मामले में एक बड़ी मजेदार सी चीज, कुछ पाकिस्तानी ही बोल रहे हैं, ये अपनी बेइज्जती खुद करते हैं, ये किसी को मौका देते नहीं हैं। अब इनका कहना है कि क्योंकि भारत में 22 जनवरी को राम मंदिर का वो होना था और पाकिस्तान की तरफ से किसी तरीके की कोई गड़बड़ खुराफात कुछ ना हो, इस लिहाज से जयशंकर जी ईरान जाते हैं। ईरान जाकर के उनको बताते हैं कि पाकिस्तान जैशुल अदल को ट्रेनिंग दे रहा है, उसके कुछ सबूत, वीडियोस वगैरह सब इंटेलिजेंस देते हैं कि ये पर्टिकुलर गांव है, ये लोकेशन है और यहां पे तुम लोग कुछ करो और पाकिस्तान को टाइट करो। और अब जयशंकर जी बोलते हैं कि इसके बदले में हम आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देंगे। और जयशंकर जैसे ही वहां से निकल के आते हैं और ईरान जो है वो इनको धर के कूट देता है, 9 मिसाइलें पटक देता है इनके सर पे। ये पाकिस्तानियों का कहना है। तो कुल मिला के ये इनका कहना ये है कि भारत ने ईरान को बोला और ईरान ने पकड़ के इनको 2 झन्नाटेदार कान के नीचे झापड़ मारे, और ये 22 जनवरी को कोई खुरापात करने की सोच रहे थे, ये उसको कर नहीं पाए। ये सदमे में बैठे रह गए कि ये हमारे साथ ईरान ने क्यों कर दिया। तो ये अपनी खुद कहानी पाकिस्तानी बता रहे हैं। भारत की तरफ से इसका कोई ना मतलब समर्थन है ना खंडन है, और ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातों का कोई क्या ही जवाब देगा। लेकिन ठीक है, उनका सोचना भी अपनी जगह ठीक है। भाई उनको मालूम है कि हम आतंकवादी हैं, नीच लोग हैं, हम ये सब करेंगे राम मंदिर के खिलाफ, हम कोई ना कोई हरकत करते। लेकिन उसके पहले ही भारत ने ईरान से हमको कुटवा दिया, हम उसमें लग गए, इधर मंदिर का वो हो गया। तो इस टाइप का ये लोग बहानेबाजी टाइप की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि पागलपन अपने चरम पे चल रहा है पाकिस्तान में। अब क्यों चल रहा है? तो अब कुछ चीजें जो पुरानी हैं वो सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक एक कहावत है, ये कहावत नहीं है एक्चुअली, ये हेनरी किसिंजर जो है, अमेरिका के बहुत बड़े डिप्लोमेट रहे हैं, फॉरेन ऑफिस में रहे हैं और सीआईए में भी थे। और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर हेनरी किसिंजर का काफ़ी एक रोल है। आज भी हेनरी किसिंजर के बनाए हुए जो डॉक्ट्रिन्स वगैरह हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में फॉलो किया जाता है।
तो आप कह सकते हैं कि ही इज़ काइंड ऑफ फादर ऑफ अमेरिकन डिप्लोमेसी। वर्ल्ड में किससे क्या रिलेशनशिप होंगे, कैसे होंगे, ये हेनरी किसिंजर की आइडियोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से अमेरिका में आज भी डिसाइड होता है। तो हेनरी किसिंजर का एक कोटेशन है, एक कोट है कि बीइंग एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस। मतलब अमेरिका का दुश्मन होना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, बट बीइंग फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फैटल। लेकिन अमेरिका का दोस्त होना पक्का आपके लिए मतलब मौत का सौदा है। जैसे सांप काटने पे फैटल बाइट होती है ना, कि आदमी की जान जाने का खतरा हो जाता है, वो टोटल बर्बाद। तो अमेरिका से दुश्मनी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। होगी कि नहीं होगी ये अमेरिका डिसाइड करेगा कि आपसे लड़ना है कि नहीं लड़ना है। तो बोले वो हो सकता है कि खतरनाक हो, लेकिन अगर अमेरिका से आपकी दोस्ती है तो वो पक्का कभी ना कभी आपकी जान लेगा। ये हेनरी किसिंजर का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। अब आते हैं पाकिस्तान को लेके। तो 2006 में मैं पहले भी इस पर एक आर्टिकल टाइप का लिख चुका हूँ, पोस्ट लिख चुका हूँ फेसबुक पे, एक दो साल, एक साल डेढ़ साल पहले। आज फिर वो चीज़ें चर्चा में हैं। तो 2006 में अमेरिका की जो पेंटागन है वहाँ पे एक स्टडी शुरू की जाती है। 2006 में इन लोगों ने कुछ असेसमेंट्स करने शुरू किए थे कि फ्यूचर में वर्ल्ड का क्या होगा। तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट जब रहती हैं तो वो लोगों ने एक हिसाब लगाया, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई पैक्स अमेरिकाना करके। बाद में उसका नाम बदल करके कर दिया गया, एक सेकेंड, उसका नाम कर दिया गया, हाँ, प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी, PNAS। कि 21वीं सेंचुरी जो होगी, 21st सेंचुरी, उसमें अमेरिका कैसे डोमिनेंट बना रहे, स्ट्रांग बना रहे, सक्सेसफुल बना रहे, इसके लिए क्या करना है। अब अमेरिका को खुद अपने असेसमेंट्स भी हैं, उनको अपनी कमजोरियां और अपनी कमियां भी पता हैं, कि जैसे उनके यहाँ बर्थ रेट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, पॉपुलेशन को लेकर के इश्यूज हैं, ड्रग अब्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें उनके यहाँ भी प्रॉब्लम है। उनको भी मालूम है कि कहीं हद तक हम भी स्लो डाउन होंगे, डेट लेवल्स हमारे भी बहुत हाई हो रहे हैं, सब कुछ। प्लस उनको ये भी समझ में आ रहा है कि जो डॉलर है उसका डी डॉलराइजेशन होने का एक खतरा है, क्योंकि दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो ये डॉलर्स के खिलाफ एक माहौल बन सकता है। और इन सब चीज़ों के असेसमेंट के बाद उनका ये था कि भाई कैसे अमेरिका को फिर भी नंबर 1 बना के रखना है, तो इसके लिए एक स्टडी की जाए। तो अच्छा, पाकिस्तान, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका मतलब जो मिलिट्री है वो उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। वो मिलिट्री डोमिनेंस के थ्रू पूरी दुनिया को डोमिनेट करने की बात करते हैं। जैसे भारत की आप बात करें तो भारत की डिप्लोमेसी मिलिट्री के ऊपर आधारित नहीं होती है। भारत की डिप्लोमेसी दूसरी 10 चीज़ों पे डिपेंड करती है, कि जिसमें ट्रेड है, जिसमें दूसरे सॉफ्ट पावर्स हैं, कि भाई हम आपको मेडिसिन की एड और ये और वो, फूड, दुनिया भर की चीज़ें देंगे, ट्रेडिंग देंगे। भारत उस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाता है। जैसे अफ्रीका के अंदर भारत ने कभी आर्मी भेजने की बात नहीं की। भाई किसी को मेडिसिन चाहिए किसी कंट्री को तो वो दे देंगे, किसी कंट्री में हम हाईवे बना देंगे, कहीं पे हम डैम बना देंगे, कहीं पे हम फूड की सप्लाई कर देंगे। अगर ड्रॉट या सूखा पड़ गया, कभी कहीं पे भूकंप या कुछ आ गया, तो वहाँ पे सबसे पहले एड लेकर के भारत खड़ा हो जाएगा। तो इंडिया उस वे में अपनी डिप्लोमेसी आगे बढ़ाता है। अमेरिका के साथ ये होता है कि वो पहले अपनी फौज किसी न किसी बहाने से उस कंट्री के अंदर घुसेड़ देते हैं, और उसके बाद फिर वो होता है माई वे और द हाईवे, कि भैया आप मेरी बात मान रहे हो या हम तुम्हें गोली मारें। तो अमेरिकन डिप्लोमेसी मिलिट्री के ऊपर चलती है। तो यहाँ पे भी जब उन्होंने ये PNAS वाला प्रोजेक्ट या पैक्स अमेरिकाना वाला कहानी सोचनी शुरू की, 21वीं सदी में अमेरिका का कैसे आगे बढ़ा के रखना है उसको, ग्लोबल जो डोमिनेंट
एक स्टेटस है उसको कैसे मेंटेन करना है। तो उस कड़ी में, उस स्टडी के बीच में लेफ्टिनेंट कर्नल राल्फ पीटर्स थे अमेरिकन आर्मी के। उन्होंने एक पेपर सबमिट किया, द पेपर वाज रीड्राइंग द बॉर्डर्स। ये राल्फ पीटर्स ने 2006 में, और इसी का एक दूसरा आर्टिकल उन्होंने लिखा इसी के ऊपर, जो कि मतलब बाहर था। ये रीड्राइंग द बॉर्डर्स जो है, ये तो उनका इंटरनल एक रिपोर्ट थी पेंटागन को जो दी गई, और जो बाहर एक रिपोर्ट आई है जो उन्होंने मीडिया में पब्लिश की राल्फ पीटर्स ने, तो दैट वाज ब्लड बॉर्डर्स। अब इसमें राल्फ पीटर्स साहब का ये मानना है कि ये जो अमेरिकन और यूरोपियंस हैं बेसिकली, क्योंकि ये दुनिया पर कॉलोनी बना बना करके कब्जा किए हुए बैठे थे, अफ्रीका में, इंडिया में, जगह जगह। और जब ये छोड़ के गए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनको लाते जूते पड़े, तो उसके बाद इनको जब अमेरिका ने भी दबाव डाला कि ये कॉलोनी वाला नाटक जो है तुम लोग बंद कर दो, तो ये जब छोड़ करके गए वहां से, इंडिया से, तो हुआ ये कि इन लोगों ने उल्टे सीधे बंटवारे किए देशों के। अफ्रीका को अगर आप नक्शा उठा करके अफ्रीका का देखेंगे तो वो तो लगता है कि किसी स्कूल के बच्चे ने पार्टीशन किया है, स्केल और पेंसिल दे दी उसको, और उसने सीधी सीधी लाइनें खींच खींच करके चौकोर चौकोर डब्बे बना करके देशों के नाम पे दे दिए। ऐसे ही अगर आप मिडिल ईस्ट में आते हैं, तो मिडिल ईस्ट में पूरा जो एरिया था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में होता था। उसको जब ओटोमन एम्पायर को ख़त्म किया, तो ये ब्रिटिशर्स ने उठा करके जैसे सऊदी अरब बना दिया, उसमें से कतार, बहरीन, ये वो सबको रेवड़ियों की तरह छोटे छोटे देश बांट दिए इधर उधर करके, और कुछ भी कर दिया। लेकिन उन सब में प्रॉब्लम्स क्या हो गई कि अब जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब में एक काफ़ी बड़ा इलाका ऐसा है कि जहाँ पे शिया मेजॉरिटी है, लेकिन वो एरिया पड़ता है सऊदी अरब के अंडर में जो सुन्नी है, जहाँ की रूलिंग जो फैमिली है सऊद, वो सुन्नी है, सलाफी है, कट्टर सुन्नी है। उनके नीचे जो यमन से लगता हुआ इलाका है वो शिया है साउथ में। तो इस टाइप के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम्स उन्होंने छोड़े। अब जैसे जो कुर्द हैं, वो करीब 2.5 से 3.5 करोड़ की आबादी है कुर्दों की। सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है मिडिल ईस्ट के अंदर, और कुर्दों का जो पॉपुलेशन है वो फैली हुई है। कुछ हिस्सा उसका टर्की के अंदर है, कुछ हिस्सा उसका अपना ये सीरिया के अंदर है, कुछ हिस्सा उसका इराक के अंदर है। अब ये 3 कंट्रीज के अंदर ये कुर्दों की ज़मीन फैली हुई है जिसमें ये कुर्द लोग रहते हैं। और ये तीनों कंट्रीज इन कुर्दों को ना फ्रीडम देने को तैयार हैं, ना रिकॉग्निशन देने को तैयार हैं, और ये लोग कुछ मांग करते हैं तो इनके ऊपर पूरी तरह से अत्याचार किया जाता है, पूरी आर्मी छोड़ दी जाती है। भयानक से भयानक हथियार इराक ने भी यूज किए हैं कुर्दों के ऊपर। आज भी हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस समय भी टर्की कुर्दों के एरियाज और गांवों के ऊपर एयर रेड्स कर रहा, बॉम्बिंग कर रहा है। तो ऐसे ही कुर्दों का इलाका है। फिर आप आ जाइए थोड़ा और इस तरफ, तो ईरान है। अब ईरान का जो एक शिया बहुमत वाला एरिया है, शियाओं का जो एरिया है जिसमें हजारा वगैरह और ये सब कम्युनिटीज आती हैं, ये चला गया है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के लोगों का और हजाराओं का आए दिन का झगड़ा है, खून खराबा होता रहता है। अब अफगानिस्तान की जो खैबर पख्तूनख्वा वाली टेरिटरी है, वो डुरन लाइन बना करके वो पाकिस्तान को दे रखा है। उसके लिए अफगानी जो हैं वो पाकिस्तान से लड़ते रहते हैं, आए दिन खून खराबा होता रहता है, क्योंकि पख्तून जो पठान हैं वो इस तरफ भी हैं उस तरफ भी हैं। उनका कहना है ये हमारी ज़मीन थी, ये पाकिस्तान की नहीं है। तो इस तरह के जो उल जलूल बंटवारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये यूरोपियंस करके भागे थे, तो अमेरिकन्स का कहना है कि इनके कारण क्या है कि इतनी सारी क्लैशेस हैं, खून खराबा है दुनिया भर में। और अब क्या है कि ये खून खराबा इन्हीं जगहों तक लोकलाइज्ड नहीं रहेगा, ये इससे बाहर निकलेगा। और बाहर निकलेगा तो ये कल हमारे घर और हमारे दरवाजे पे भी आएगा।
तो उसके लिए इनका ये कहना है कि ठीक है, अभी हम जब डोमिनेंट पोजीशन में हैं, हम नए बॉर्डर्स बना दें और नए बॉर्डर्स बना करके ये सारी डिस्प्यूट्स को जितना हो सके सॉल्व कर दें, और जिन जिन एथनिक कम्युनिटीज को जहां जहां सेटल करना है उनको उनकी कंट्री दे करके अलग कर दिया जाए, ताकि ये डिस्प्यूट्स खत्म हो। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ रही है, ये वाली स्थिति खत्म की जाए। अब इस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका में भी इन लोगों ने कुछ किया है, जैसे कि सोमालिया है, उसके 2-3 हिस्से हो गए हैं। सूडान में बंटवारा हो गया है, 2 हिस्से हो गए हैं, 2 कम्युनिटीज थी, वो रोज का लड़ाई होता रहता था, उनका भी अलग करवा दिया गया। तो इस तरीके से अफ्रीका के अंदर भी अब अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज को किसी तरीके से एडजस्ट करके नए नए देश बनाने की कवायद चल रही है। लीबिया की बात करें तो लीबिया में गद्दाफी को हटाने के बाद उसके भी टेक्निकली 2 हिस्से हो चुके हैं। एक हिस्सा एक मिलिट्री जनरल के कंट्रोल में है, दूसरा हिस्सा जो है वो एक यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बनी हुई है, उसके कब्जे में है। अभी भी बीच में वहां थोड़ी बहुत लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन मोटा मोटा उसके भी 2 हिस्से हो गए हैं। आप सीरिया आ जाते हैं तो सीरिया के अंदर भी प्रॉब्लम ये हो गई कि रशिया बीच में कूद गया, नहीं तो सीरिया को भी इन लोगों ने निपटा देना था। सीरिया का एक हिस्सा जो कुर्दों वाला है उसको, और इराक के एक हिस्से को जो कुर्दों वाला है उसको मिला करके कुर्दिस्तान इनको बनाने का प्लान अलग था। ये वही एरिया है कुर्दिस्तान का जहां पे आईएसआईएस ने कंट्रोल कर लिया था। प्लान यही था कि आईएसआईएस के हाथ से फिर ये पूरा एरिया निकाल करके कुर्दों के हैंड ओवर कर दिया जाएगा और आईएसआईएस को खत्म कर देंगे। लेकिन उतने में क्या हो गया कि रशिया ने आकर के आईएसआईएस के ऊपर बॉम्बिंग शुरू करके उस पूरे प्लान को चौपट कर दिया इनके अमेरिकन्स के। वरना और सीरिया का एक हिस्सा काट करके लेबनान को दे करके एक ग्रेटर लेबनान बना करके, क्योंकि सीरिया में कुछ क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, लेबनान में कुछ क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, तो उनको अलग करके एक लेबनान में सेटल करने का था। ऐसे ही जॉर्डन को सऊदी अरब का एक हिस्सा थोड़ा सा देने का प्लान था, ताकि जॉर्डन का एरिया बढ़ जाए, क्योंकि इस काट छांट में जॉर्डन का भी कुछ हिस्सा कहीं से जाने का था। इसी कड़ी में आप देखेंगे तो ये फिलिस्तीन वाली एक जबरदस्ती की फसाद पड़ी हुई थी। तो इजराइल हमास की लड़ाई शुरू हो गई और हमास के थ्रू अब वो फिलिस्तीन वाला मामला भी टोटल खत्म करने का प्लान चल रहा है कि फिलिस्तीन नाम की चीज ही खत्म कर दो और इजराइल को पूरा एक फ्री वो दे दो। उसी कड़ी में कुछ हिस्सा जो है वो सऊदी अरब से इजराइल को जाना है, तो ग्रेटर इजराइल बन जाएगा जिसमें कि जूइश कम्युनिटी का एक डोमिनेंस रहेगा। इसमें काफी हिस्सा सऊदी अरब का जाना है। अब इसी खेल में जैसा मैंने आपको बोला कि ईरान को शिया बहुल जो अफगानिस्तान का ये हेरात वगैरह वाला एरिया है ये जाना है, लेकिन ईरान से जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, ईरान का, अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, इसको काट करके एक फ्री बलूचिस्तान अलग कंट्री बना देना है। ये भी इस प्लान का हिस्सा है। और जो पाकिस्तान है उसको बस वही पंजाब और सिंध तक सीमित रख देना है, और उसमें इनका कहना है कि ये पंजाब और सिंध तक लिमिटेड रखने के का कारण है कि इंडिया इसको इसलिए सपोर्ट करेगा क्योंकि उसको ये अफगानिस्तान में जो कट्टर इस्लाम वाले लोग हैं, अफगानिस्तान, उसके पीछे ईरान, इधर साइड में सऊदी अरब वगैरह, ये जो शरिया वाले मुस्लिम्स हैं, इनसे भारत को डायरेक्ट असर ना हो, इसके लिए बीच में बफर या लात खाने के लिए पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, जो पंजाब और सिंध की एक पट्टी बनी रहेगी जो भारत और इनके बीच में एक बफर का काम करेगी, एक गैप बना करके रखेगी। जो वो लोग खुराफात करेंगे वो इनके साथ करेंगे, इंडिया के साथ नहीं करेंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो है डिस्प्यूट वो ये है कि राल्फ पीटर्स के नक्शे के हिसाब से ये जाने को ये देने को तैयार हैं अफगानिस्तान को, लेकिन यहां पे फिर वही कहानी होगी कि भारत इसको होने नहीं देगा। तो बड़ी फ्लक्स वाली और फ्लूइड सिचुएशन बनी हुई है।
अब इसी कड़ी में आप देखेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर एक अच्छा खासा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है और बलूचिस्तान को फ्री करने का एक प्लान एक्शन में दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टेक्निकली आज की डेट में तहरीक तालिबान ने अपनी सरकार बना रखी है। वो टैक्स वसूली के नाम पे लोगों से वसूली कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान गवर्नमेंट के पुलिस ऑफिसर्स और दूसरे ऑफिसर्स से वो टैक्स वसूल रहे हैं। तो केपीके की भी जहां तक बात है, वो एरिया भी पाकिस्तान से जाने वाली स्थिति में है। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर के प्रॉब्लम ये है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के को एक तरीके से गिरवी रख के पाकिस्तान ने चाइना से बहुत पैसा वसूला हुआ है। बदले में चाइना ने अपनी काफी जगहों पे आर्मी बिठा रखी है। गिलगिटी लोगों को दिमाग खराब हो रहा है और वो बोल रहे हैं कि यार ये क्या नाटक है, हमको रोटी नहीं मिल रही, हमको बिजली नहीं मिल रही, हमको कुछ नहीं मिल रहा, ऊपर से ये साले चाइनीज को घुसा के रखा हुआ है यहाँ पे। तो गिलगिटी लोगों के अंदर भी एक बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट की मामले चालू हो गए हैं। तो वो लोग तैयार बैठे हैं कि बोलते हैं ऐसे ही ऐसा है तो हमको इंडिया के साथ मिल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम वहां इज्जत के साथ हमको 2 रोटियां मिलेंगी। तो गिलगिट में उस चीज का बखेड़ा चल रहा है। पाकिस्तान मुशर्रफ के टाइम पे भारत को बैकडोर से ये तक ऑफर कर चुका है कि आप एक काम करो जी, आप एक छोटी सी लड़ाई शुरू कर दो और हम लोगों को कूट पीट के हमसे पीओके ले लो। भाई सीधे सीधे अगर आप पीओके ले लोगे और पाकिस्तान आर्मी चुपचाप बिना लड़े दे देगी, तो पाकिस्तान आर्मी की तो इज्जत नहीं बचेगी पाकिस्तान के अंदर। तो उनका ये सोल्यूशन था कि आप लड़ाई डिक्लेयर कर दो और हम लोग एक छोटी सी झूठी मूठी की लड़ाई लड़ लेंगे और उसके बाद आप कब्जा कर लेना पीओके पे। तो हम पाकिस्तान में जाकर के बहाना वहाना मार के कि भाई कर लिया कब्जा, हम वापस लेंगे इंडिया से और ऐसा है और वैसा है, 100 साल तक लड़ेंगे, कर लेंगे अपना जग। पाकिस्तान आर्मी के लिए वो सब कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। बांग्लादेश हारने के बाद इन सालों ने अपने आप को जस्टिफाई कर लिया, तो उसको भी कर लेते। तो मुशर्रफ उसकी कोशिश में लगा था। भारत का कहना था कि फालतू की बात करो मत, हमको जब लेना होगा हम गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके दोनों लेंगे। पाकिस्तान का था कि पीओके तो आप ले लो हमसे, कोई दिक्कत नहीं, गिलगिट बाल्टिस्तान भूल जाओ। भारत का कहना है हम पीओके भूल जाएंगे लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो टच करता है अफगानिस्तान को और वहां से टच करता है सेंट्रल एशिया। और चाइना की जो पूरी हरकतें हैं, तो चाइना की जो कहानी है पूरी, इंडिया अगर गिलगिट बाल्टिस्तान में आ जाता है तो वो कहानियां खत्म हो जाती हैं चाइना की। फिर चाइना को लिए वहां पे घुसने का कोई रास्ता बचता नहीं है और कोई मतलब नहीं बचता है। फिर अगर इंडिया इतना नजदीक वहां पे बैठा है तो इंडियन बंदूकों की छांव तले से सड़क गुजर रही है चाइना की, वो कोई मतलब की नहीं है। तो अब जो सिचुएशन बन रही है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी कुछ उसी टाइप के गेम्स खेल रहा है कि अब इन एरियाज में ये सारे काम करके चीजों को सेटल कर दिया जाए, ताकि अमेरिका चुपचाप अपना जब अपनी ये मिलिट्री वगैरह को थोड़ा सा डाउन साइज करे, कम करे, और उसके बाद ट्रेड और इकोनॉमी कॉमर्स उस हिसाब से वो अपना एक बड़ी इकोनॉमी का स्टेटस बना के रखने में सक्सेसफुल हो। लेकिन उसके लिए अब उनको शांति चाहिए, पीस चाहिए, और शांति और पीस तभी आएगी जब ये बॉर्डर्स के लफड़े जो ये यूरोपियंस बना के गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये सॉल्व होंगे। तो इस कड़ी में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा लूजर बन के निकलेगा, क्योंकि भारत के जो प्लान्स हैं वो अमेरिका से थोड़ा सा डिफरेंट हैं। इंडिया का प्लान ये भी है कि अगर बलूचिस्तान फ्री होता है तो हम नीचे से कराची तक सिंध की एक पट्टी लेंगे पाकिस्तान से, जो गुजरात से लेकर के सिंध के कराची तक जाएगी, और वो पट्टी हम फ्री करा लेंगे और उसको इंडिया में मिला लेंगे, ताकि हमारी लैंड कनेक्टिविटी सीधे बन जाए किससे, बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से लैंड कनेक्टिविटी बना देते हैं अगर हम लोग, तो फिर फायदा ये होता है कि जो ईरान से गैस पाइपलाइन भारत आनी है, ऑयल और गैस पाइपलाइन, वो सीधा आ सकती है
उसमें ईरान को भी बेनिफिट है, तो वहाँ ईरान हमको सपोर्ट करेगा। बलूचिस्तान की जहाँ तक बात है, वो अब ईरान भी मेरे ख्याल से एक लेवल के बाद छोड़ने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसको उधर से हेरात वगैरह वाले एरियाज मिल रहे हैं अफगानिस्तान के। तो इस टाइप का एक डिस्कशन है जो कि अमेरिका ने किया हुआ है, और अमेरिका इसके हिसाब से पिछले 10-12 सालों से अपने वॉर्स प्लान कर रहा है, लड़ रहा है मिडिल ईस्ट में, और इसी टाइप के रिजल्ट्स ला रहा है। तो हम लोगों को देखने में लगता है कि अमेरिका इन लड़ाइयों से जीत तो रहा कुछ नहीं है, हारता जा रहा है। लेकिन उनका जीतना मकसद नहीं हो, उनका मकसद है कि ये पूरे मैप्स को रीड्रॉ करना है, और उसके लिए वो पहले जो सेट है वहाँ पे सिस्टम, उसको डिस्टेबलाइज करके और फ्लक्स में डाल के और फिर धीरे धीरे उसको शेप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में वो सीरिया को कर चुके हैं, लीबिया को कर चुके हैं, इजिप्ट में वो काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ कर चुके हैं, और कहीं पे वो किसी जनरल को बिठा चुके हैं सत्ता में, कहीं पे वो कुछ किसी अपनी पपेट गवर्नमेंट को बिठा चुके हैं, ताकि थोड़ा सा शांत होने के बाद अपने हिसाब से वो बॉर्डर्स को रीड्रॉ कर सके। अब उसी कड़ी में हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के साथ भी इसी टाइप का कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश में अमेरिका लगा हुआ है। तो जल्दी ही हम लोगों को दिखाई दे सकता है कि पाकिस्तान के भी एक टुकड़ा खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान को जाएगा, और एक टुकड़ा जो बलूचिस्तान वाला है वो फ्री बलूचिस्तान बनेगा, और बाकी गिलगिट बाल्टिस्तान भारत कैप्चर करने के पूरे मूड में बैठा हुआ है। पीओके वो भी भारत अपने उसमें लेने के चक्कर में है, प्लस भारत का प्लान है कि बिल्कुल साउथ में सिंध से एक हिस्सा काट करके, राजस्थान गुजरात की साइड, गुजरात से मेरे ख्याल से कटेगा वो, तो गुजरात से वो एक पट्टी लेंगे कराची तक। उसका दूसरा पर्पस ये होगा कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान से कराची पोर्ट की एक्सेस को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि पोर्ट की एक्सेस ख़त्म हो जाने के बाद पाकिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन जाएगा, और लैंडलॉक्ड कंट्री बन करके वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, और भारत के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो भारत के खिलाफ कभी खुराफात सोचेगा भी नहीं। तो उस टाइप की एक प्लानिंग है, जो कि हो सकता है कि अगले कुछ सालों में आपको क्लियर दिखाई देने लगे, या अगले कुछ 5-10 साल के अंदर ये नक्शा उभर के सामने आए। तो देखते जाइए क्या होता है, क्योंकि अभी जो कुछ डेवलपमेंट्स चल रहे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि इस डायरेक्शन पे काम शुरू हो चुका है, खासतौर से पाकिस्तान के लिए। मिडिल ईस्ट में तो पिछले 10-12 सालों से ये लड़ाइयाँ चलना जो हो रही हैं वो इसी प्लान के तहत हो रही हैं। अब ये कहानी पाकिस्तान के दरवाजे पे पहुंच गई है, तो अब पाकिस्तान का नंबर भी आ गया है रीड्रॉइंग बॉर्डर्स। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।